हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी विद यू में। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उत्तर, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न 2, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड आरक्षक परत जम जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि वह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। प्रश्न 3, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं जिससे वे नमी के संपर्क में न आएं। प्रश्न 4, विकृतगंधिता को परिभाषित कीजिए। उत्तर, विकृतगंधिता तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं, ये घटना विकृतगंधिता कहलाती है। उदाहरण, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाती हैं। उदाहरण, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाती हैं। प्रश्न 5, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। उत्तर, धोने के सोडा के उपयोग। 1, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। 2, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। बेकिंग सोडा के उपयोग। 1, इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। 2, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। प्रश्न 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। 1, टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। 2, दांत लगाने के लिए सांचे बनाने में। 3, अग्निरोधक सामान बनाने एवं वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। 4, मूर्तियां, खिलौने, चौक एवं सजावटी नमूने बनाने में। प्रश्न 7, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं? उत्तर, चूंकि प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता उत्तर होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं। प्रश्न 8, धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखिए। उत्तर, धातुओं के भौतिक गुण। 1, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। 2, धातुएं प्रायः आघातवर्धनीय होती हैं। 3, धातुएं प्रायः तन्य होती हैं। 4, धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। प्रश्न 9, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जल मृदा से तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से एवं ऊर्जा सौर प्रकाश से प्राप्त करता है। प्रश्न 10, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? उत्तर, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देती है जिससे ये भोजननली में आसानी से फिसल सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। प्रश्न 11, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? उत्तर, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देती है जिससे ये भोजननली में आसानी से फिसल सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। प्रश्न 12, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर, श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी। शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं होगी। प्रश्न 13, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? उत्तर, पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। उनके इस पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। प्रश्न 14, एकलिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। उत्तर, एकलिंगी पुष्प वह पुष्प जिसमें केवल एक ही जननांग अर्थात नर जननांग पुंकेसर, पुमंग अथवा मादा जननांग स्त्रीकेसर, जायांग होता है, एकलिंगी पुष्प कहलाता है। प्रश्न 15, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, द्विखंडन में एक कोशा प्रायः 2 समान भागों में विभक्त होकर 2 जीवों को एक साथ जन्म देती है जबकि बहुविखंडन में एक कोशा अनेक संतति कोशिकाओं में एक साथ विखंडित होकर अनेक जीवों को एक साथ जन्म देती है। प्रश्न 16, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, कुछ पौधों में ऐसी क्षमता होती है कि उनके कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बना लेती हैं। इस प्रक्रिया में नए पौधे शीघ्र तथा आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं तथा ऐसे पौधे भी इस विधि से उगाए जा सकते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार से उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। इसलिए कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है।
प्रश्न 17। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? उत्तर, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से होता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति माँ के रक्त से करता है। प्रश्न 18। जनन क्यों आवश्यक है? उत्तर, जनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। जनन में जीव लगभग अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। इस कारण उस स्पीशीज की जनसंख्या बढ़ती जाती है। अनुकूल विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन जनन द्वारा ही संभव है। जनन का विकास में भी योगदान है। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि का संरक्षण कर उसके स्थायित्व में सहायक है से करता है। उक्त कारणों के कारण ही जनन आवश्यक है। प्रश्न 19। आनुवंशिकता क्या है? उत्तर, आनुवंशिकता जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है तथा ये लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। प्रश्न 20। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि 1. मटर का पौधा उभयलिंगी एवं स्वपरागित, आसानी से उगने वाला वार्षिक पौधा है जिसका जीवन काल बहुत कम है। 2. इसमें विरोधाभासी बहुत से प्रगुण पाए जाते हैं तथा इनमें आसानी से कृत्रिम परागण किया जा सकता है। प्रश्न 21। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। उत्तर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रश्न 22। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। उत्तर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव से दूरी उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे f से व्यक्त करते हैं। प्रश्न 23। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। उत्तर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोलीय कोश का भाग होता है उस गोलीय कोश की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से व्यक्त करते हैं। Q24। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? उत्तर, बहुकोशी जीवों में उनकी केवल बाहरी त्वचा की कोशिकाएं और रंध्र ही आसपास के वातावरण से सीधे संबंधित होते हैं। उनकी सभी कोशिकाएं तथा भीतरी अंग सीधे अपने आसपास के वातावरण से संबंधित नहीं रह सकते। वे ऑक्सीजन की अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण पर आश्रित नहीं रह सकते। श्वसन, गैसों के आदान प्रदान तथा अन्य कार्यों के लिए विसरण बहुकोशी जीवों की आवश्यकता के लिए बहुत कम और धीमा है। यदि हमारे शरीर में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता। हम स्वयं ही सोच सकते हैं कि उस अवस्था में क्या हमारा जीवन संभव होता। हमारे शरीर में विद्यमान रक्त में हीमोग्लोबिन ही तेजी से हमें ऑक्सीजन कराता है। Q25। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? उत्तर, किसी जीव के द्वारा जिन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है वे हैं: 1. ऊर्जा प्राप्ति के लिए उचित पोषण। 2. श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। Q26। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे? उत्तर, जीवन के अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रम आवश्यक माने जाने चाहिए वे हैं पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। Q26। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं और जल भूमि से। Q27। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? उत्तर, अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। ये भोजन को सड़ने से रोकता है। ये भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित कक को कोमल बनाता है। यह पाइलोरिफ छिद्र के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है। ये निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय अवस्था में लाता है। Q28। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है? उत्तर, पचे हुए भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर अंगुली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इनमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण करने तथा पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए किया जाता है। Q29। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं? उत्तर, जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों के श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होती है। मछलियां अपने मुंह के द्वारा जल लेती हैं और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती हैं। वहां जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है।
Q30 गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अधिकल्पित किया है? उत्तर, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, वे बाहर की ओर झुक जाती हैं। इसी समय डायाफ्राम की पेशियां संकुचित तथा उदर पेशियां शिथिल हो जाती हैं। इससे वक्षीय गुहा का क्षेत्रफल बढ़ता है और साथ ही फुफ्फुस का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप श्वसन पथ से वायु अंदर आकर फेफड़े में भर जाती है। Q31 स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, स्तनधारी तथा पक्षियों में उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय के दाएं और बाएं भाग से आपस में मिलने से रोकना परम आवश्यक है। इस प्रकार का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। Q32 मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार है? उत्तर, मूत्र बनने की मात्रा इस प्रकार नियंत्रित की जाती है कि जल की मात्रा का शरीर में संतुलन बना रहे। जल की बाहर निकलने वाली मात्रा इस आधार पर निर्भर करती है कि उसे कितना विलेय वर्ण्य पदार्थ उत्सर्जित करना है। अतिरिक्त जल का वृक्क में पुनरावशोषण कर लिया जाता है और उसका पुनः उपयोग हो जाता है। Q33 हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से रक्ताल्पता अनीमिया हो जाता है। हमें श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी, जिस कारण हम शीघ्र थक जाएंगे। हमारा भार कम हो जाएगा, हमारा रंग पीला पड़ जाएगा, हम कमजोरी अनुभव करेंगे। Q34 जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? उत्तर, जाइलम निर्जीव ऊतक हैं, ये जड़ों से जल और घुले हुए लवणों को पत्तियों में पहुंचाते हैं। फ्लोएम सजीव ऊतक हैं, ये पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। जाइलम ऊपर की तरह गति करने में सहायक होते हैं और फ्लोएम नीचे की तरफ गति कराते हैं। Q35 कवकों में पोषण किस विधि द्वारा होता है? उत्तर, जिस पोषण में भोज्य पदार्थ मृत जीवों के शरीर से प्राप्त किया जाता है उसे मृतोपजीवी पोषण सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट कहते हैं। मृतोपजीवी जीव कवक विशेष प्रकार के पाचक रस तैयार करते हैं, जिसके द्वारा वे मृत शरीर के जटिल पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा तोड़कर सरल घुलनशील पदार्थों में विघटित कर अवशोषित कर लेते हैं। Q36 उन वर्णकों का नाम लिखिए जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। उत्तर, क्लोरोफिल क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। Q37 पादपों एवं प्राणियों के श्वसन के बीच दो अंतर बताए। उत्तर, वन पौधों में श्वसन दर जंतुओं की अपेक्षा धीमी होती है। दो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में गैसों का परिवहन होता है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। 38 लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? उत्तर, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। Q39 तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसीलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। Q40 एक पूर्ण रासायनिक समीकरण क्या प्रदर्शित करता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। Q41 दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। उत्तर, सोना O एवं प्लेटिनम Pटी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। Q42 धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, सक्रियता श्रेणी में निम्न स्थित धातु ऑक्साइडों को गर्म करने से धातु की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं के ऑक्साइडों को कार्बन के साथ गर्म करके धातु प्राप्त की जाती है। इसे अपचयी क्रिया कहते हैं। Q43 कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? उत्तर, सोना एवं प्लेटिनम। Q44 मिश्र धातु क्या होते हैं? उत्तर, किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण, पीतल, बेल मेटल, टांका स्टील, गन मेटल। Q45 दो धातुओं के नाम बताएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। उत्तर, जिंक एवं लोहा फेक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण उसे तनु अम्ल से विस्थापित कर सकते हैं। इसके विपरीत कॉपर को एवं पारा Hg हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होने के कारण ऐसा नहीं कर सकते। Q46 आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी क्यों हैं?
उत्तर, खट्टे पदार्थों में नींबू सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये सिट्रिक अम्ल कॉपर के बदरंगे बर्तन में पाए जाने वाले कॉपर कार्बोनेट को घुलनशील बनाकर कॉपर को उसकी शुद्ध चमक प्रदान करता है। Q47 एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचा है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? उत्तर, सुनार द्वारा प्रयोग किया गया विलन एक कारीजिया है। एक कारीजिया विलन में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में होता है। सोना एक कारीजिया में घुलनशील है, इसलिए महिला के कंगन का भार कम हो जाता है। Q48 तन्यता गुण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। उत्तर, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। केवल 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तारा बनाया जा सकता है। Q49 धातुओं के अम्लीय एवं भस्मीय स्वभाव पर टिप्पणी लिखें। उत्तर, धातु ऑक्साइड का स्वभाव अम्लीय होता है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा भस्मीय दोनों स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। Q50 पोटेशियम तथा सोडियम धातु की अभिक्रियाशीलता पर एक नोट लिखें। उत्तर, पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातु इतनी तेज अभिक्रिया करता है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है।